हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनहेंस एजुकेशन। आज हम अपनी वेक्टर एनालिसिस सीरीज़ का लास्ट वीडियो कर रहे हैं और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का दूसरा जो तरीका है वो हम बात करेंगे, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पूरा किया और इसकी इम्पॉर्टेंस वेक्टर की मैं बता चुका हूँ, काफ़ी है। यानी ये समझ लीजिए फिजिक्स को समझना बिना वेक्टर एनालिसिस के मुश्किल है। तो इस टॉपिक को भी आज हम कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेक्टर यानी मल्टीप्लिकेशन है ये वेक्टर का, इसको क्रॉस है या वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी कि अगर मैं दो वेक्टर लेकर इसको समझाऊं, मेरे पास सपोज दो वेक्टर हैं, है ना, और इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, या ये पहले इस बात के ऊपर हम नाम के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। मान लीजिए एक वेक्टर मेरे पास है ए, अगर मैं इसका ये मल्टीप्लिकेशन लूँगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ विथ एक दूसरा वेक्टर होना चाहिए उसके लिए, दैट इज़ बी। ओके, ये हो गया। तो इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा मुझे वो भी एक वेक्टर ही मिलेगा। मान लीजिए कोई और वेक्टर है जिसको मैं किसी लेटर सी से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये आपका वेक्टर है, यानी ये भी हमें मिला एक वेक्टर। ठीक है जी, ये बात है। तो इस तरह से इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें मिलता है, यानी इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक वेक्टर ही होता है। अब देखोगे जो मल्टीप्लिकेशन मैंने लिखा है ये क्रॉस की शक्ल में है ना, क्रॉस लगा हुआ है यहाँ पर। और जो हमें ये मिल रहा है ये क्या है, क्वांटिटी। ये इसका जो रिजल्ट है वो वेक्टर है। तो इसलिए या तो क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं इसको, ये नाम की बात रही इसकी। ठीक है, यानी इसको क्यों हम क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। चलो, ये तो नाम रहा। अब इसको किस तरह से, दो वेक्टर अगर दिए हों और दोनों में कुछ एंगल भी होगा, मान लीजिए हम अब इनकी को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। ये मान लीजिए वेक्टर है हो गया ए और एक दूसरा वेक्टर है ये मेरा वेक्टर बी। ठीक है, दो वेक्टर हैं। अब मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, और ए से बी की तरफ मैं जाता हूँ तो एंगल आता है बीच में, सपोज थीटा। ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे। तो लिखने का तरीका तो आप पता ही चल गया आपको, इसको क्रॉस लिख के लिखते हैं, ये क्रॉस हो गया। लेकिन ये किसके बराबर होता है ये हमें मालूम करना है। ठीक है, सी एक वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है ये मैंने अभी नहीं बताया आपको। ठीक, तो इसमें हम लिखते हैं ए। अब सिंपली ए है बिना वेक्टर के, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसी तरह से सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड यहाँ पर आता है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, इनके बीच में एंगल। अब यहाँ याद रखने वाली और समझने वाली बात क्या है जिससे गलती हो सकती है, कि जो हम एंगल लेते हैं वो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। यानी आप ए पहले लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं बाद में, है ना, तो आप किस तरह लेंगे, ए से बी की तरफ जाने वाला एंगल, यानी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए इस एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है ए से बी की तरफ। लेकिन ये जो बात है ये तो भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना, तो कोई डायरेक्शन होगी, यानी ये एक वेक्टर होगा। तो वेक्टर बनाने के लिए मुझे उस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं उस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर है ये एन से हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ वो एन कहाँ होगा, तो वो एन जो होगा, इस डायरेक्शन को आप समझ लीजिए थोड़ा सा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं तो ये सही है, लेकिन जो रिवाइज कर रहे होंगे स्टूडेंट, हो सकता है उनको थोड़ा सा स्लो लगे, तो वो वीडियो थोड़ी फास्ट कर कर देख सकते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है ना, ये आपका एन की डायरेक्शन है, या ये कहिए ये आपका ए क्रॉस बी है ना, जो हमारा रिजल्ट आएगा इन दोनों से, जो वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी, वो ये होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मैंने इसमें बनाया है बोर्ड के ऊपर, यानी बोर्ड के प्लेन पर है। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए बी। क्या ये भी बोर्ड के प्लेन पर है। देखिए, 3 डायमेंशनल केस को समझाना मुश्किल है, लेकिन हम बोल कर बता सकते हैं कि जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे, है ना, तो राइट हैंड, इसकी जो डायरेक्शन बताने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, जो रिजल्ट आया डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ अभी आपको। राइट हैंड थंब रूल, चलिए, इसका मतलब ये होता है हम राइट हैंड लें और ए क्रॉस बी ले रहे हैं, सो ए से बी की तरफ जाएं। ठीक है, तो हमारी कर्ल ऑफ द फिंगर जो है उस डायरेक्शन में होगी,
और थंब जो हमारा आएगा वो डायरेक्शन में आएगा किसकी, A क्रॉस B की, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द बोर्ड। अब इसको ऐसे बनाना तो मुश्किल है, तो हमने इसको इस तरह बनाया, यानी ये आउट ऑफ द बोर्ड है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हमें निकालना हो B क्रॉस A, तो हमें कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, और तब हमें ऐसे मूव करना होगा। लेकिन उस टाइम क्लॉकवाइज के लिए जो आपका एंगल आएगा वो आएगा थीटा, ठीक। यानी अगर मुझे इसको बदल देना पड़े, यानी मुझे अगर निकालना पड़े B क्रॉस A, तो कुछ एंगल जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब उस एंगल नेगेटिव होने की वजह से अब इसको भी लिखने का तरीका तो यही होगा, पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। लेकिन ध्यान क्या रखना होगा कि एंगल का जो कर्ल है, यानी जो मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। अब इसका जो थंब होगा वो अंदर की डायरेक्शन में होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी होगा, और ये जो होगा वो होगा माइनस थीटा, क्योंकि इस तरह से हम पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, इसमें नेगेटिव हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर ये होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बनाऊंगा डायरेक्शन तो ये आएगी, ये हो जाएगा आपका B क्रॉस A, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन होगी, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। यानी ये अगर आप देखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, हो जाएगा B A साइन थीटा एंड दिस इज यूनिट वेक्टर। तो B क्रॉस A एंड A क्रॉस B में क्या फ़र्क है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव होता है। कहने का मतलब ये होता है कि A क्रॉस B है ना, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, इसलिए इसको एंटी कम्यूटेटिव कहते हैं। हमने देखा था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो होता था वो कम्यूटेटिव होता था। थोड़ा कंपेयर करते जाएं साथ साथ, तो A डॉट B को हम लिख सकते थे B डॉट A, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये कहानी है कि इसको कैसे लिखा जाता है, ये आप अच्छी तरह से ध्यान रख करें, ये इसका मेन लिखने का तरीका है, ठीक है। इससे बहुत सी चीज़ें हम और आगे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था किस तरह से क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अपार्ट फ्रॉम द वीडियोज़ यू आर वॉचिंग इन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, आप और अच्छा यानी कि बहुत ही एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं और वो इस ऑनलाइन एजुकेशन में जो वर्क कर रहे हैं, एज ए टीम वर्क उनका है, तो बहुत ही टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए देर आर सम वेरी गुड कोर्सेज आर created by them, and that courses I want to share with you, and that you can I can share with you, but for that you need to download our app, that is Enhance Education, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगा। तो सबसे पहले आप उस लिंक से आप इसको डाउनलोड करें, उसके बाद स्टोर में जाकर आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं जो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड टीचर्स एज ए टीम वर्क उन्होंने बनाए हुए हैं। आज की डेट में टीचर्स और एज वेल एज स्टूडेंट्स, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, या ये कह लीजिए यूट्यूब है, या बहुत ही एनिमेटेड वीडियोस की हेल्प से एजुकेशन को और इनरिच करने की कोशिश की जा रही है, और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर हम ऑफलाइन सिर्फ तक ही लिमिटेड रहेंगे, जो कि सबसे अच्छा मीडियम है, हमें भी ऑफलाइन में ही सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस आता है डिलीवर करने का स्टूडेंट्स के सामने, लेकिन टेक्नोलॉजी को अगर आप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे बहुत सी अलग चीज़ों से, क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स हैं ऑनलाइन में, या ये कह लीजिए डिजिटल कंटेंट के अंदर, जो आप ऑफलाइन में नहीं देख सकते। यानी कोई भी कोर्सेज आप लेते हैं तो आप उसमें कई बार उसको रिपीट कर देख सकते हैं, कोई चीज़ समझ ना आई हो 24/7 वो आपके पास होता है मोबाइल के ऊपर या आपके लैपटॉप में, आप उसको बार बार देखें जब तक समझ ना आए। ऑफलाइन में ये चीज़ नहीं हो पाती, जो सबसे मेन जो डिफरेंस मैं समझता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन इज़ द बेस्ट, लेकिन ऑनलाइन में आप चीज़ों को बार बार देखते हैं, बार बार समझते हैं। आपने कोई चीज़ स्किप कर दी, कोई क्लास छूट गई, तो आप उसको देख सकते हैं। एनिमेशन के थ्रू विजुलाइजेशन बहुत अच्छा कमाल का होता है, तो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ समझ में आती है। तो पहली चीज़ मैंने बताई, आप उसको डाउनलोड करें। बिफोर गोइंग टू फॉर एनी कोर्स, है ना, आप सैम्पल्स उसके देखें,
ठीक है, सैम्पल्स देखें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। एंड थर्ड चीज़, अगर आपको कोई भी कोर्स पसंद आता है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एनी बैकग्राउंड, साइंस है ना, और एनी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर नीट, फॉर IITG, और साथ में बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री भी मिलेंगे। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो सबको जाननी चाहिए, फ्री अवेलेबल हैं, बहुत प्रीमियम कोर्सेज हैं। तो आप देखें, सबके सैम्पल्स अवेलेबल हैं, यू मस्ट सी इट फर्स्ट एंड दिस द सेकेंड थिंग। और अगर आपको पसंद आता है, देन व्हाट आई कैन डू फॉर यू, you can contact me and I will provide you a coupon code स्पेशली फॉर एवरीबडी। जो भी परचेज़ करना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट करें। यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रेस्पॉन्स यू एंड आई विल जनरेट यू अ कूपन कोड फॉर दैट। लेकिन उससे पहले आप डाउनलोड कर सब सैम्पल्स को देखें एंड देन गो फॉर इट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये मैंने कुछ अभी स्टार्टिंग की है, तो अब आगे देखते हैं और क्या इसकी जो मेन है फीलिंग की हम बात करेंगे, यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, ये तो लिखने का तरीका आपने देखा कि हम किस तरह से लिखेंगे, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो किस तरह से इन्वॉल्व होता है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी इसका क्या महत्व है। कुछ स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, वो इसको मैथ में भी पढ़ेंगे इन ट्वेल्थ क्लास, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी 11th में भी और 12th में दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से जो मैकेनिक्स या पूरी फिजिक्स में तो है ही, मैकेनिक्स में तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बार बार किया जाता है। चलिए देखिए, मैं अब दोबारा से वेक्टर ही बना रहा हूँ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाने के लिए। चलिए बार बार, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। और एक वेक्टर और है, ये मान लीजिए ये दोनों लाइनें फिर टेढ़ी बन गई। ये अब ठीक है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। चलिए छोटा बना, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगी बात। दो वेक्टर है, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ एंगल है, अगेन थीटा। अब मैंने आपको बता दिया कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। और ये क्या होगा, ए बी साइन थीटा। बार बार लिखेंगे, बिल्कुल ये रट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एन वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन भी बताएगा, यानी परपेंडिकुलर होगी थीटा के अकॉर्डिंग, कैसे आप ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक। अगर मैं इसका मोड ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसका मोड लेने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसका मोड लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी ये खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ऐसे साइड मानकर एक पैरेललोग्राम क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैंने इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन खींची और इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन खींची, ठीक है। ये सपोज O है जो इनका इनिशियल पॉइंट है, ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया R। तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। इस पैरेललोग्राम में इस साइड कितनी है, A, सिंपली A इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डालें, ये परपेंडिकुलर होगा, तो इस ट्रायंगल में ये जो साइड होगी ये कितनी हो जाएगी, ये होगी, आप देख सकते हैं, बी साइन थीटा, ओके, ठीक है। ये लेंथ होगी ए, ये होगी बी साइन थीटा, और ये क्या ऑल्टीट्यूड है ना, परपेंडिकुलर डाला है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ए यहाँ पर भी है, और इसको मैं कंबाइन करूँ तो ये बी साइन थीटा इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी ये ए क्या है, ए तो है ओ आर साइड है ना, मैग्नीट्यूड इसका, और बी साइन थीटा क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर आपका हो गया पी एन, तो ये होगी पी एन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप बताइए, इस ट्रायंगल, सॉरी नॉट ट्रायंगल, ओ पी क्यू आर पैरेललोग्राम की ये बेस है और ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है, और यही क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, विच पैरेललोग्राम, ओ पी क्यू आर। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस जो कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही अच्छी, इसमें कुछ ज़्यादा आपको इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ये, एंड दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ आप साफ साफ लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, एंड दिस टू वेक्टर इफ रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ए पैरेलल, टू साइड्स ऑफ, है ना, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम को अगर किसी दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए, तो उन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है,
क्योंकि मैग्नीट्यूड ये आपको एक वैल्यू देगा, स्केलर वैल्यू, तो वो एरिया होगा। तो एरिया निकालना हो, आपको दो वेक्टर दिए हों एज ए साइड्स, एडजेसेंट साइड, तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही हम अगर इस इक्वेशन को ऐसे लिखें, यानी हाफ से 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये ओ आर इंटू पी एन ही रहे। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है ये क्या है, सॉरी इसको, हाँ, ये हो गया आपका 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, दिस इज ओ आर इंटू पी एन। ठीक है, तो अभी तो पता है आपको ओ आर क्या बेस है, ये आपका ऑल्टीट्यूड है। तो ट्रायंगल में भी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, या ऑल्टीट्यूड क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, अब ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा ना, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका ऑल्टीट्यूड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर। तो एक सिग्निफिकेंस और आपका निकल कर आया कि एरिया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये और ये दोनों इसके सिग्निफिकेंस हैं। तो ये आ सकता है एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन बन सकते हैं कि दो वेक्टर दिए हों और आपको पैरेललोग्राम का या ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस भी हो जाता है। चलिए, अब हम कुछ छोटी छोटी बातें इससे रिलेटेड उनको समझते हैं, उसको हम प्रॉपर्टी में जानेंगे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट आप पढ़ोगे धीरे धीरे 11th में ही। कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी हैं, अगर हम बात करें एग्जांपल की, कहाँ कहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, तो वो अभी मैं बता देता हूँ। ये क्वांटिटीज़ आप बाद में पढ़ेंगे, इसकी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप एज एग्जांपल तो इसको समझ लें कि हाँ ये क्वांटिटीज़ हैं। देखिए, एक होता है टॉर्क, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, फोर्स का ये एनालॉगी होता है रोटेशनल मोशन में, टॉर्क, और ये होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये सब तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और आर क्रॉस एफ जो होता है वो टॉर्क आता है। ठीक, ऐसे एक होता है एंगुलर मोमेंटम, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आर इंटू पी। पी आप जानते हो मोमेंटम, ठीक है, और आर जो होता है एक ये आर्म होती है जिसके हिसाब से कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है। तो कुछ ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको आप बाद में भी पढ़ेंगे। चलिए, अब हम इसकी छोटी छोटी बातें मैं बता रहा था वो हम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जब ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होगा, और फिर बीच बीच में ये आता रहेगा सभी टॉपिक में। चलिए, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज़। देखिए, अभी एक चीज़ तो मैंने आपको बताई दी समझाते हुए वेक्टर के बारे में, और वो थी आपकी बात एंटी कम्यूटेटिव, यानी जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं वो एंटी कम्यूटेटिव होते हैं। ये तो आप जान ही गए हो, यानी ए क्रॉस बी, है ना, इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। इस बात को ही हम एंटी कम्यूटेटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी। चलिए, ये तो है कि बराबर नहीं होता, लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन की जहाँ तक बात करें, तो इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो साइन आ जाता है माइनस, इसलिए इक्वल नहीं लिखते, लेकिन ये अपोजिट वेक्टर होता है। अपोजिट का मतलब इनकी जो डायरेक्शन होती है ना वेक्टर की दोनों की, यानी अगर हम ए से बी आएंगे तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, यानी बाहर की तरफ बोर्ड की, और बी क्रॉस ए जाएंगे तो अंदर की तरफ होगी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ओके, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी बहुत ही सिंपल है, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है। ये इस तरह से समझ लें आप, अगर हमारे पास वेक्टर ए है और हम क्रॉस प्रोडक्ट लें विथ वेक्टर बी प्लस सी, तो ये बस ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑपरेशन, यानी ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी, ठीक है, प्लस ए क्रॉस सी। बहुत सिंपली, जैसा हमें मल्टीप्लाई करते हैं हम नॉर्मली, इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के साथ भी हो जाता है, लेकिन इनका फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, बस ये बात है। ओके, नाउ अच्छा, अगर हम दो पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना,
दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस लें तो क्या होगा। तो दोनों पैरेलल वेक्टर हों या एंटी पैरेलल हों, एक ही बात होगी दोनों के लिए। ओके, एंटी पैरेलल वेक्टर, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए हमारे पास है ए, है ना, क्रॉस बी, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या होगा। तो हम अपना हमारा फार्मूला है ना बेसिक, उससे स्टिक रहना कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो हम निकालते हैं ए बी साइन थीटा, ऐसे निकालते हैं। लेकिन क्योंकि ये पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, इनके बीच में एंगल या तो होगा 0 डिग्री, है ना, या होगा 180 डिग्री, या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री, कोई भी आप रखें, दोनों के लिए वैल्यू क्या आने वाली है, 0। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे वेक्टर हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, है ना, इज इक्वल टू 0 फॉर पैरेलल वेक्टर। ओके, ये बात। अब इसी से निकल कर एक बात और आती है कि जब हम किसी भी वेक्टर का उसके साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्या होता है, इटसेल्फ, अपने साथ ही क्या होगा। यानी अगर मैं ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर से लूँ तो ये भी तो अपने आप में 0 डिग्री के साथ ही होता है, यानी पैरेलल ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में भी हमने इटसेल्फ के साथ किया था तो वो क्या आता था, स्क्वायर हो जाता था। ठीक है, तो उस कंपेयर कर सकते हैं आप बाद में सारी प्रॉपर्टी। अच्छा, नाउ इसके बाद हम पैरेलल जान गए, परपेंडिकुलर जान गए। ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर की बात करें, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, चलिए परपेंडिकुलर का और समझ लेते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करें तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। मान लीजिए ए जो है ना, परपेंडिकुलर है बी के। ओके, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, देन ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका, फिर फॉर्मूला लिखें ए बी, और परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या होता है 1, तो यानी ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सिंपली ए बी। ठीक है, ये होगा आपका। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी, सिर्फ फॉर्मूले से सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए अब इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, ये बहुत ही बेसिक था, और एक चीज़ है जहाँ पर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका, और वो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या थे आपको याद हो, तो ये वेक्टर जो हैं ये एक्स वाई जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर हैं। दोबारा बताऊंगा आपको। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, और ये आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर ये क्या होता है आई, वाई एक्सिस के अलोंग ये क्या होता है जे, और के एक्सिस के अलोंग, सॉरी जेड एक्सिस के अलोंग ये क्या होता है के। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। अब इन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए हम बात करेंगे कि अगर हम आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लें, ठीक है, या जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्या होगा। ठीक, यानी अगर हम यहाँ से इसके साथ ऐसे जाएं, जे से के जाएं, के से आई जाएं, यानी हमें जाना कैसे, आई जे के, ये हमारा पैटर्न है, और इस पैटर्न के अलोंग ही जाएं तो होगा क्या, आप देखें पहले। यानी अब आई करें क्रॉस जे, ठीक, अब ये कैसे वेक्टर हैं, ये हैं आपके परपेंडिकुलर, आई जे के परपेंडिकुलर, जे के परपेंडिकुलर, तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी इसके अंदर एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी थीटा रखने से वो 1 हो जाता है। ठीक है, यानी फिर क्या आएगा, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक समझा रहा हूँ, बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ आई और जे की, तो उसके परपेंडिकुलर तो क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा 1, क्योंकि इसका mod 1, इसका mod 1, साइन 91, तीनों 1 हो गए। लेकिन जो हम n वेक्टर लिखते थे यूनिट वेक्टर, अब वो n वेक्टर ना होके अब हमें इसको पता है वो क्या है, वो अब z की डायरेक्शन है और उसका यूनिट वेक्टर k है। तो हम क्या लिखेंगे, अब k वेक्टर लिखेंगे, यानी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका k वेक्टर। ठीक है, अब i j k हम इस ऑर्डर में गए, है ना, तो ये इस तरह से आया।
लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर बदल दूं, यानी J to I आ जाऊं, तब भी ये K आएगा, लेकिन तब साइन आएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से इसका जो, क्योंकि ये हमारा एक, ये समझ लीजिए कि हम इसको कन्वेंशन रिगार्ड ऐसे करके चलते हैं कि इस साइड में अगर हम जाते हैं, इसको इस तरह से लें, एंटी क्लॉकवाइज लें तो पॉजिटिव, और उसके रिवर्स में जाएं तो नेगेटिव होगा। तो ये होगा इस तरह से, ठीक है। तो अब बाकी भी आप लिख सकते हैं आई जे के, यानी आप आई से जे जा रहे हैं, है ना, तो आप इस ऑर्डर में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो नेगेटिव। तो आई जे के इस ऑर्डर के अलॉन्ग ही चलेंगे तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो इस तरह से याद रख लें। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ठीक है। उसके बाद देखें आई से जे, अगर जे से हम जाते हैं जे क्रॉस के, तो यही ऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आई, ठीक है। और के क्रॉस आई यही ऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा जे, ठीक है। अब ऑर्डर हम रिवर्स करते हैं। अगर हम जाते हैं अब के से, मान लीजिए के क्रॉस जे, या इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी जे क्रॉस आई, तो ऑर्डर क्या हो गया आपका, जे क्रॉस आई, यानी अब आप आगे क्लॉकवाइज अब, ठीक है। और हमारे पास के तो आएगा, लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव साइन। इस तरीके से इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस आई, और इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस जे। तो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना, बहुत सिर्फ चीज़ सीखने की यही है, बाकी ये तो कभी कोई भूलता नहीं है, ये मेन है आपका, ठीक है। तो ये आप इसको नोट करें कि कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, तो ये आप इसको नोट कर लें, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जब हम अपने आप ही लेते हैं, यानी आई आई जे जे और के, तो उसके अंदर जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, इसका एक हिस्सा, यानी आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, और के यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 0। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को हमें इनकाउंटर करना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, इसी से पाला पड़ेगा। तो इसको आप ज़्यादातर साइन को अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने, नहीं तो पॉज करके नोट कर लीजिए, और हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे और फिर यूज़ करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, हमारी कितनी हो गई थी, 6, 7th ले लीजिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, और किस तरह का एंगल हो, इस बार साइन एंगल हो। कॉस हम निकाल चुके हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें साइन एंगल मिल जाता है ना। हम जानते हैं, देखिए वही वाला आपका रूल, तो जो फॉर्मूला है उसको आप बिल्कुल उससे स्टिक रहें बिल्कुल, और जब भी कुछ निकालना होगा उसका यूज़ करेंगे। तो ए बी साइन थीटा, है ना, और ये एन यूनिट वेक्टर होता है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ए क्रॉस बी, मुझे सिर्फ साइन थीटा चाहिए ना, इसका मैं मॉड ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा। ये क्या हो गया, 1 हो गया, मॉड लेते इसका 1 हो गया। मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, तो मेरा साइन थीटा जो होगा ना, साइन थीटा वो हो जाएगा ए क्रॉस बी, है ना, इसका मॉड एंड डिवाइडेड बाई ए बी, ये होगा। तो ये हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे एंगल, अगर हमें एंगल निकालने की ज़रूरत पड़े। ओके, अब आप कहोगे कि ए बी कैसे निकालें, तो ए आपको वेक्टर मालूम है ना, तो मोड तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालना ए का, बी का मोड कैसे निकालना वो भी बता दिया। ए क्रॉस बी का मोड कैसे निकालेंगे, ये है एक अभी बात, बाकी ये मैं अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले एक और हम बात निकालेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी में, और वो क्या चीज़ है, वो है डायरेक्शन, या ये कह लें जो हम निकालने जा रहे हैं, ये निकालना के लिए आ सकता है इसी से यूनिट वेक्टर, है ना। अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि यूनिट वेक्टर निकालो, विच जो कैसा हो, जो विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर
एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए हैं, दोनों की कोई भी डायरेक्शन हो, दोनों दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं, ये बात याद रखनी है। तो ये दोनों जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें वेक्टर नहीं चाहिए, हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, वेक्टर नहीं चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए। अगर वेक्टर चाहिए तो क्या निकालेंगे, तब तो ए क्रॉस बी निकाल दो ना, तो उसके अलावा आपका वेक्टर निकल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, तो हमारे पास फिर दोबारा वही फार्मूला हम करेंगे, ए क्रॉस बी का फार्मूला। ठीक है, और इसमें हमें पता ये है ए बी, अब याद भी हो जाएगा आपको साथ साथ। और ये जो एन वेक्टर है इसी को तो बोल रहा है वो, ये जो एन वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो निकालना है हमें। अब क्या है, उसके लिए हमें एंगल पता होना चाहिए, क्या उसके लिए हमें एंगल का पता होना चाहिए या नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो ए बी साइन थीटा है ना, ए बी साइन थीटा ये किसके बराबर है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, तो बस थोड़ा सा इसको यहाँ ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी बारीक सी बात है। इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मोड, साइन एंगल की ज़रूरत ही नहीं है, अब एंगल हमें निकालना नहीं पड़ेगा। और ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर। और अब क्या हो जाएगा, देखिए जो हमें चाहिए वो यही तो चाहिए, यानी ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी का मोड। ये बात है, इस पॉइंट को जो हमने ये किया इंपॉर्टेंट है, वरना स्टूडेंट क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है जी, ए क्रॉस बी निकालो, नीचे ए रखो बी रखो साइन थीटा रखो, थीटा नहीं दिया कहीं निकलेगा नहीं, आप इस तरह से निकाल सकते हो। इफ़ एंगल इज़ नॉट गिवन तभी ये निकाला जा सकता है। लेकिन बात अब आती है मेन, अभी तक जब आप करेंगे तो आप स्ट्रक हो जाएंगे कि ये तो नहीं बताया कि ए क्रॉस बी कैसे निकले। हाँ, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये तो होता है ए बी साइन थीटा, अगर आपको एंगल पता है तो आप ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एंगल रखेंगे और ए क्रॉस बी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एंगल ना दिया हो तो भी ए क्रॉस बी निकालना आना चाहिए। तो मैं अब वो बताने वाला हूँ आपको, वो आप नोट करें। 7 और 8 हो गए हैं, चलिए एंगल भी आ गया, साइन थीटा आ गया है, यूनिट वेक्टर आ गया है, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया। ठीक है, अब और क्या 8 हो गए, 7 8 9th करना, चलिए 9th। चलिए अब अगले हमें करना है कि मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो था ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पहले मैं यहाँ एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर आपके पास दिया हुआ ए क्रॉस और बी क्रॉस, ठीक है, ये हमें निकालना है। अगर हमें ये कंपोनेंट फॉर्म दी हो इसकी, है ना, ज़्यादातर वेक्टर में इस तरह दिया होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इस तरह दिया होगा ए एक्स ए वाई ए जेड, इसकी कोई वैल्यू होगी आपके पास क्वेश्चन में। ठीक है, हम जनरलाइज कर रहे हैं इसको। और इस तरह से ये भी होगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। असल में तो इस फॉर्म में आपके पास फैक्टर आएगा और हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो मैं बताऊंगा क्या है, देखिए उसका फॉर्मूला तरीका निकालने का ये होता है। एक ये दो डंडे लगे होंगे इस तरह से, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये 12th में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का एक पोर्शन है, उसमें ये पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ आपको जितनी ज़रूरत है उतना बता दिया जाएगा, दैट इज़ सफिशेंट होगा वो। अब यहाँ पर हम पहले वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। इस तरह दूसरे वेक्टर के लिखेंगे। ओके, देखिए तो ये है तरीका इसको याद रखने का। लेकिन इसको ऑपरेट कैसे करते हैं ये भी आपको सीखना आना चाहिए कि ये हमने लिखा, इसको अब कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट करने का तरीका देखिए, ये कहलाई जाती है रो, तो इसमें 3 रो हैं यहाँ पर, और वर्टिकली जो होते हैं इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, या तो रो के अलोंग या तो कॉलम के अलोंग। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट निकल जाता है। लेकिन हम क्या जाएंगे इसमें, हम जाएंगे रो के अलोंग, यानी इस तरह से, पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक, देखिए समझ लीजिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसका जो प्लस माइनस साइन की इंपॉर्टेंस है, यानी हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव साइन से, फिर अल्टरनेटिवली साइन चेंज होते रहते हैं। ठीक, अब देखिए तो हम जाएंगे अलोंग द रो। तो अलोंग द रो जाने के लिए
हमें इस रो को भी छोड़ना पड़ेगा और जिस ये जो एलिमेंट है ना जिस कॉलम में है वो भी छोड़ना पड़ेगा, यानी फर्स्ट रो छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये 4 जो बचे हमारे पास कंपोनेंट, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर माइनस साइन लगाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। ये कैसे होगा देखिए, हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आपके पास ए वाई बी जेड, है ना, माइनस साइन, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, यानी बी वाई ए जेड, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आई, तो ये आ गया आई। अब जे जब लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन के साथ, तो यहाँ माइनस साइन हम पहले लिख देते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर जे, ये जे वेक्टर आएगा। अब वही काम करना है हमें, इस रो में आ रहा फर्स्ट में, सेकंड कॉलम में ये छोड़ देंगे, तो ये और ये 4 कंपोनेंट इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है। यानी ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा आपके पास ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड माइनस बी एक्स ए जेड। बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, बहुत ही स्लो लग सकता है कुछ स्टूडेंट को, लेकिन ये पहले टाइम में जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब इस तरह से हम के लिए लिखेंगे तो प्लस साइन आएगा उसके लिए, ठीक है, और के लिए ये है तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका के वेक्टर। तो ये तो जनरलाइज है, जहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड ये एक जनरल फॉर्म है, यहाँ पर नंबर्स होंगे, वो उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे वेक्टर रह जाएगा। तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है, ये आपको ये निकालना है, ये आपका फॉर्मूला एक तरह से मान लीजिए कि निकालने का तरीका ये होगा, डिटर्मिनेंट से निकालेंगे आप क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। उसको ओपन करने के लिए मैंने डिटेल में बता दिया, लेकिन ये आया किस तरह से, हमने क्यों लिख दिया ऐसा, ये भी क्वेश्चन है ना, हमने क्यों ऐसा लिखा ना, ये सवाल आपको करना चाहिए, तभी आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो मैं इसको यहाँ करता हूँ कि ये हमारा किस तरह से डेवलप हुआ है, ये एक तरह से इसका प्रूफ है कि ये इस तरह से क्यों आया है, तो हम इसको प्रूफ के तौर पर यहाँ करते हैं, ठीक है। चलिए, अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है करने का, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है ए क्रॉस बी, और मैंने जो भी चीज़ें यहाँ यूज़ होंगी वो बता चुका हूँ मैं अभी तक, इसलिए लास्ट में करा रहा हूँ, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ख़त्म हो जाएगा उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम पहले ए वेक्टर लिख लेते हैं पूरा, आराम से देखिए, बिल्कुल ध्यान से, मुझे तो जल्दी नहीं है, आपको जल्दी है तो टाइम निकालें और ध्यान से देखें, जिसको नहीं आता, जिसको आता है उसके लिए तो आई एम नॉट वरी अबाउट इट, ओके। सो दिस इज़ योर फर्स्ट वेक्टर। अब यहाँ पर लिखेंगे आप सेकंड वेक्टर, जो एज इट इज़ जो यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज़ बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है, ये लिख दिया, क्लियर, सबको नज़र आ रहा है, उसके बाद कंफ्यूज ना करना, ठीक है। ये यहाँ पर ये तो इसकी वैल्यू ऐसे बराबर में थी, ठीक। चलिए, अब देखिए हम करेंगे 9 टर्म्स ये, 9 टर्म्स ये, 11 सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 3 टर्म्स ये और 3 ये, यानी 9 टर्म्स आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम बड़े केयरफुली करेंगे, देखें ए एक्स, पहले मैं इसको कर लूँगा और पूरे ब्रैकेट के साथ करने वाला हूँ, तो ए एक्स बी एक्स, ये तो आपके कंपोनेंट हो गए। अब ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर, जब ये क्रॉस की वजह से इनमें क्या होगा, देखिए स्केलर चीज़ें तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं जैसे हम हमेशा करते आए हैं, लेकिन ये जब वेक्टर आते हैं तो देखना पड़ेगा डॉट है कि क्रॉस है, तो क्रॉस है तो क्रॉस ही करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी टर्म होगी ए एक्स बी वाई, और यहाँ हो जाएगा आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, करेक्ट। उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास ए एक्स बी जेड, और ये हो जाएगा आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, ठीक है। नाउ अब हम लेंगे ए वाई, है ना, बी एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, सारी टर्म लिखते जाइए, देन ए वाई बी वाई, और ये हो जाएगा जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ठीक है। देन ए जेड सॉरी ए वाई बी जेड,
तो हो जाएगा जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। नाउ 3 मोर टर्म्स। अब लेंगे हम ए जेड से स्टार्ट करेंगे ना, इस वाले टर्म से आप पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए जेड बी एक्स और ये जाएगा के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर प्लस ए जेड बी वाई और दिस इज के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, ठीक है, प्लस ए जेड बी जेड के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। देखिए 9 टर्म्स आई हैं। अगर आपको 2 वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़े तो पहले 9 टर्म्स लिखनी पड़ती। मैं ये नहीं कह रहा कि लिखनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ती, लेकिन हमने उसको रिड्यूस कर दिया है। बस हम ये सीख रहे हैं कि रिड्यूस कैसे हो गया, छोटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कर रहे हैं। तो अब इसमें टर्म क्या क्या हैं, जो देखिए ये टर्म जो आप देखिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये आप जानते हैं, मैंने बताया था अपने आप इटसेल्फ, यानी जीरो एंगल साइन जीरो, यानी ये जो टर्म है पूरी ना, ये क्या होने वाली है, जीरो, ठीक है। इस तरीके से जहाँ जे जे है वो जीरो, जहाँ के है वो जीरो। 9 में से खत्म, 3 खत्म हो गई, सिर्फ रह गई कितनी, 6 टर्म रह गई। अब इन 6 टर्म को अगर हम अरेंज करें तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए। अब आप ध्यान से अरेंज कर सकते हैं खुद भी। यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें, यहाँ पर ये देखिए एक टर्म है ये जे के, ठीक है, ये जे के वाले टर्म को लें आप। और मैंने बताया था कि आप आई जे के इस ऑर्डर में जाएंगे तो प्लस आएगा, यानी जे और के साथ जाएंगे तो जे पहले फिर के, तो ऑर्डर में चल रहे हैं ना, आई जे के तो प्लस आएगा। थर्ड वेक्टर आएगा, जे और के बाद क्या रह गया, आई, तो क्या आएगा, आई, तो यहाँ आएगा आई। अब ये जे के है तो एक के जे भी होगा, तो वो कहाँ है, के जे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका के जे जो मिलेगा आपको, दिस इज़ के जे, यहाँ पर नहीं है, एक के जे हो गया, तो के जे यहाँ होगा, ये के आई, दिस इज़ आपका के जे होगा, ये गलत लिखा है, ये जे ओके, ठीक है। तो ये वाला जो साइन है ये इसका रिवर्स होगा, ठीक है, ये वाला माइनस में होगा, तो ये भी आई और ये भी आई बाहर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई और ये आ गया आई, ठीक है। इस तरीके से अब जे वाली टर्म है, यानी आई और के की टर्म, तो आई और के की टर्म ये है, तो ये नेगेटिव आएगी, क्यों, क्योंकि आई जे के बाद आई आना चाहिए था, के बाद आई आता तो पॉजिटिव होता, ये आई के बाद के है तो ये नेगेटिव आएगा। तो इस नेगेटिव वाले को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या आएगा, ए एक्स बी जेड, और इसका एक के आई वाला ये रहा, ठीक है। तो के आई ये पॉजिटिव है, लेकिन हमने बाहर नेगेटिव लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए जेड बी एक्स जे, ठीक है। अब बाकी क्या बचा, बाकी बचा ये वाला, देखिए आई जे, तो के आएगा पॉजिटिव, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पॉजिटिव, ए एक्स बी वाई, और ये हमारा, ठीक है, सॉरी आई जे और जे आई है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको नेगेटिव लिख देंगे, ए वाई बी एक्स और ये हो गया आपका के। तो क्या हमने जो निकाला, इतना मेहनत करने के बाद जो रिज़ल्ट आया, वो हम इसको करने के बाद भी ला सकते हैं, है ना, हम इसको करने के बाद भी ला सकते हैं। तो ये जो है ना, अगर ये इसको हम बताएं, ये हमारी इक्वेशन है 1, ठीक, और हमने जो इससे निकाला ये हमारी इक्वेशन है 2, है कि नहीं, हमने इससे निकाला हमारी इक्वेशन 2, यानी हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया, हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो वो भी सेम आया। तो हम सीधा लिख नहीं सकते क्या, है ना, तो आप तो सीधा लिख सकते हैं, यानी आप समझ सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, इतना झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी आपको निकालना हो क्या, कि ए क्रॉस बी बताएं, तो क्या आप करें, 2 डिब्बे बनाएं, ठीक है, आई जे के आँख बंद करके लिख दें, नहीं आँख खोल कर ही लिखें, आँख बंद करके कैसे लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कंपोनेंट लिख दें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी आपकी, और ये हो गया बी एक्स बी वाई बी जेड। बस ध्यान ये रखें कि मैंने जो आपको तरीका बताया कि इसको ओपन कैसे करना डिटर्मिनेंट को, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए हमारा जो कंसेप्ट था मेरे ख्याल से कुछ छूटा नहीं है। तो वेक्टर प्रोडक्ट है ना, या इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट,
ये हमारा कंप्लीट हो गया। सारी छोटी छोटी बातें बता दी हैं। अब कुछ 5-6 न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि ये थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, तब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं अभी। तो जो भी कंसेप्ट किया है उस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं अभी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। चलिए प्रॉब्लम्स, चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। आप मुझे बताइए, आपको सभी क्वेश्चन ईमानदारी से खुद ट्राई करते रहना है, और नहीं आए तो आप, क्योंकि सारा कंसेप्ट आपको बता दिया है तो आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको 2 वेक्टर देता हूँ और आपको प्रूफ ये करना है कि दिस 2 वेक्टर, सपोज वेक्टर 1 इज i माइनस 2j है ना प्लस 3k। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह से वेक्टर दिया होगा। और एक वेक्टर आपके पास और है, दिस इज माइनस सपोज 2i प्लस 4j एंड माइनस 6k। ये 2 वेक्टर है आपके पास। ठीक है, प्रूफ कीजिए, प्रूफ कि वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। 2 वेक्टर दिए, प्रूफ करना है पैरेलल होंगे, तो किस तरह से इसको पैरेलल प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, ट्राई करें, नहीं हो तो आप सॉल्यूशन देखें। ओके, चलिए मैं इसको करता हूँ, ट्राई कर लें पॉज कर कर। तो बहुत सिंपल है, अगर हमें 2 वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है ना, अब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का भी मेथड है, क्रॉस प्रोडक्ट का भी मेथड है, लेकिन हमें अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो स्केलर या क्रॉस क्या यूज़ होगा। तो हम जानते हैं कि अगर पैरेलल होते हैं तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, और साइन 0 होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर पैरेलल होंगे तो साइन वाला जो इन्वॉल्वमेंट है वो 0 होना है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। बस ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं ऐसा है क्या नहीं। ठीक है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, a क्रॉस b। अब आप कहोगे सर ये कैसे निकालें, तो ये मैंने आपको सिखा दिया ये भी। ठीक है, फिर अब मैं इसलिए इसको प्रैक्टिस भी करा रहे हैं ताकि आप जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो प्रैक्टिस में भी आ जाएँ। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा कंसेप्ट माना जाएगा कि पूरी तरह से समझ में आया। चलिए, तो हमने i-j-k लिखा और इसके कंपोनेंट लिखेंगे, इसका 1, इसका -2, इसका 3। ठीक है, इसका -2, इसका 4 और इसका -6। तो अभी आपको ये भी प्रैक्टिस करने को मिलेगी कि इसको हमें यूज़ किस तरह से करना है। चलिए, तुम क्या लेंगे, पहले i लेंगे है ना, और i के ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12, और ये आएगा -12, ये हो जाएगा i वेक्टर। उसके बाद दूसरा प्लस, दूसरा माइनस, ये छोड़ेंगे तो -6, और ये कितना हो जाएगा +6, और ये कितना हो जाएगा j। उसके बाद अब आएगा प्लस, और यहाँ k आएगा, तो k वाला ये छोड़ देंगे, हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा 4। क्यों इसको 4 किया, उसके बाद माइनस तो यहाँ रहेगा, लेकिन माइनस माइनस ये अपने आप में प्लस हो गए, 3 माइनस हो गए ना, तो माइनस आ गया। अब देखें ये भी 12 -12, -6 + 6 + 4 -4, तो क्या आ गया, 0 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, यानी a क्रॉस b 0 जैसे भी आए, अगर ये 0 आता है, कोई भी 2 प्रोडक्ट का क्रॉस, कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस 0 आता है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो दैट इज हैंस प्रूफ। बस ये करना था। ठीक है, पहला। चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, इसको भी ट्राई करें आप। अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम, मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है ना, तो ये वेक्टर आपका सपोज है a वेक्टर। मान लीजिए कोई भी वेक्टर हो सकता है, जैसे ये हो गया आपका i + j + 2k। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर b है, और ये वेक्टर सपोज हो गया आपका 3i + 2j + k। ठीक है, इस तरह से वेक्टर, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, इससे एक पैरेललोग्राम बना है। तो व्हाट इज़ द एरिया, है ना, देखिए कितना अच्छा है कि हम एरिया भी निकाल सकते हैं वेक्टर से। तो आपको बता ही दिया मैंने क्या होता है एरिया, यानी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। ये क्या हम लिख सकते हैं इसको, PQRS, PQRS, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, ट्राई करें, इसको कैलकुलेट करें। चलिए करते हैं अब इसको। तो हमें पता है कि बस हमें क्या निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, और सबसे एंड में मैंने यही सीखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं।
तो वो भी पिछले क्वेश्चन में भी आया था, यहाँ भी देखिए आगे। अगर हमको कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो बहुत आसान हो जाता है, आई जे के लिखें यहाँ पर, है ना, यूनिट वेक्टर, और इसके कंपोनेंट लिखते हैं। तो इसका है 3, इसका है 2, इसका है 1, ठीक है, इसका है 1, इसका 1, इसका 2। अब देखो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जल्दी जल्दी। ये मैं छोड़ा यहाँ किया 4 और -1, ये हो गया आई, माइनस आएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 6, यहाँ ये मल्टीप्लाई किया 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, ये हो गया जे, और के के लिए ये हो जाएगा 3, ये -2, ये हो जाएगा के। तो वेक्टर क्या आ गया। अच्छा, हमें क्या निकालना है, अभी ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी एरिया नहीं आएगा, अभी एक वेक्टर आएगा, ठीक है। तो वो वेक्टर देख लेते हैं पहले क्या आ गया। वो आ गया आपका 3i, ठीक है, और ये हो जाएगा -5j, और ये हो जाएगा +k। तो ये आया है आपका ए क्रॉस बी, लेकिन ये क्या है, ये एरिया थोड़ी है। तो हमें ए क्रॉस बी तो निकालना ही था, और जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का, वो होता है आपका इसका मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड भी हम अच्छी तरह निकाल चुके हैं किसी भी वेक्टर का। अगर ये वेक्टर है तो तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और डोंट फॉरगेट टू टेक स्क्वायर रूट ओवर इट, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे, दिस इज़ 9, दिस इज़ 25, दिस इज़ 1, तो ये हो जाएगा √35, है ना, स्क्वायर यूनिट, जो भी आप यूनिट होगी इसकी। तो इस तरह से हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें आप। थर्ड प्रॉब्लम में देखिए, मैं फिर आपको दो वेक्टर देने पड़ेंगे। मैं एक वेक्टर आपको देता हूँ यहाँ पर, सपोज 2i -3j + 4k, ओके। एक और वेक्टर हम ले लेते हैं, कोई भी वेक्टर हो गया, मान लीजिए हो गया i + 2j + 3k, दो वेक्टर है। क्वेश्चन क्या है मेरा, इनसे क्या क्वेश्चन बनाऊँ मैं, आप निकालिए इसमें फाइंड, है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बताइए आप यूनिट वेक्टर बताइए जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको बता चुका हूँ मैं, ये भी मैं बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा फिर दोबारा। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं जिसका हम क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं, कैसे लिखेंगे, ए बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो ये हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी ध्यान देने के लिए कि इसको हम, अगर एंगल नहीं दिया ना, हमें यहाँ पर एंगल तो कहीं नहीं दिया, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये फार्मूला याद रख लेते हैं, ये छोटी सी बात भूल जाते हैं, इसके नीचे इसको ले आएंगे, साइन एंगल ढूंढते रहेंगे, फिर छोड़ देंगे क्वेश्चन। तो ये जो होगा ना, इसका अगर हम मोड ले लेते हैं तो यही तो आता है, अगर इसका मोड ले लेते हैं तो खाली ये आता है, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं ना। देखिए मैं फिर बता देता हूँ आपको, ए क्रॉस बी तो हमें पता है ये है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, लेकिन जैसे मैं इसका मोड लेता हूँ ये हट जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ए क्रॉस बी का मोड ए बी साइन थीटा लिख सकता हूँ, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ मोड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। दोबारा से बता दिया, यानी एन वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर, वो क्या आ गया, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई इसी वेक्टर का मोड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला है जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन में डिस्कस करना है तो अब निकाल लेते हैं। पहले ए क्रॉस बी तो निकालना ही पड़ेगा, और ए क्रॉस बी के लिए हमें वो डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा आई जे लिखेंगे हम, आई जे के, ठीक है। ये क्या है, 2 -3 4, और ये 1 2 3 1 2 3। अब देखिए डायरेक्ट स्पीड से हम कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका -9 -6 i माइनस दिस इज 6 -4 j एंड दिस इज 4 + 3k। तो वेक्टर आ जाएगा, क्या वेक्टर होगा, हो जाएगा -15i, दिस इज -2j एंड दिस इज +7k, ठीक है। ये तो हमें चाहिए ना अपने फार्मूले में, ये तो चाहिए हमें ए क्रॉस बी, लेकिन हमें इसका मॉडुलस भी चाहिए, तो मॉडुलस भी निकाल लो इसका, ए क्रॉस बी का मॉड। तो ये क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर
-2 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर एंड डोंट फॉरगेट टू टेक स्क्वायर रूट। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, दिस इज +4, दिस इज 49। ओके, ये हो गया। इसको आप जोड़ लें, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 225 इंटू 49 इंटू 4, 9 9 18, दिस इज 7 278। ओके, तो ये हो गया आपका 278 स्क्वायर रूट। तो हमें क्या निकालना था n। देखिए हमारा ये भी हो गया और हमने ये भी निकाल लिया। तो इसका जो यूनिट वेक्टर था जो हमें निकालना था तो वो हो जाएगा, ये हम इसको एज इट इज लिखेंगे, -15i -2j एंड +7k एंड डिवाइडेड बाई √278। बस इससे आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी। चलिए 3 क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें और क्या क्वेश्चन पूछें कुछ। चलिए एक और इम्पोर्टेंट सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको प्रूफ करना है, नहीं आपको अगर दिया है मान लो, अब हम डॉट प्रोडक्ट का भी यहाँ पूछ सकते हैं, इसका इन्वॉल्व कर सकते हैं। ए डॉट बी है ना, अगर ये बराबर है, इसका मोड है, इफ़ ए डॉट बी का मोड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मोड है ना, अगर ऐसे कोई रिलेशन बनाए, दो वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट का मोड क्रॉस प्रोडक्ट का मोड बराबर हो, है ना, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन ये कब सेटिस्फाई होगी, यानी इस कंडीशन के लिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन देम, किस एंगल के लिए ऐसी कंडीशन होगी कि उनका डॉट प्रोडक्ट और उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बराबर हो। ये आप निकालिए, ठीक है, निकाल लीजिए जरा। चलिए निकाल लिया हो तो आप चेक कीजिए। देखिए ए डॉट भी हमें जानते हैं ना, तो हमें लिखते हैं पहले हमें क्या करना है, हमें दिया तो ये है ए डॉट बी दिया हुआ है इक्वल टू, और ये ए क्रॉस बी इक्वल टू दिया है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है ए बी एंड द एंगल बिटवीन दैम, इसका मोड। और यहाँ पर ये होता है ए बी साइन ऑफ द एंगल, एंगल तो ए बी है ना, ये भी ए बी है, ये भी है, तो एंगल तो थीटा ही होगा यहाँ भी और वहाँ भी। और यहाँ एक यूनिट वेक्टर होगा साथ में, इसका मोड। ठीक, तो ये हो जाएगा मोड से, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा। और ये हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा, और एन का मोड क्योंकि यूनिट वेक्टर है वो 1 हो जाएगा। तो ए बी कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ साइन थीटा से आप अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्या बोल रहा हूँ मैं, डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, सॉरी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से, तो ये 1 हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और ये कब होता है भाई, ये होता है जब एंगल कितना होता है 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और चलिए कीजिए। देखिए जो मैंने बताया है उसके ऊपर ही, उसी से ही सारे क्वेश्चन ये हो जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, चलिए एक कंडीशन यहाँ बनाते हैं, ए डॉट ए क्रॉस बी व्हाट। ठीक है, कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, कोई दो वेक्टर हैं, और ए का डॉट ए क्रॉस बी के वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट लें साथ में, है ना। यहाँ पर दोनों ही वेक्टर यूज़ हो रहे हैं ना, डॉट प्रोडक्ट भी यूज़ हो रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज़ हो रहा है, तो किसके बराबर होगा ये बता सकते हैं? थोड़ा सोचें, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ये, इंटरेस्टिंग है, सोचें आराम से, ट्राई करें एक दो बार, ज़रूर होगा, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। चलिए अब देखिए हम पहले बात करेंगे यहाँ पर ए क्रॉस बी की। मान लेते हैं हम ना, दो वेक्टर हैं हमारे, ये एक वेक्टर हो गया ए, एक ये वेक्टर हो गया बी, ऐसा मानते हैं। अच्छा, जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो वो एक वेक्टर आता है ना, वो एक वेक्टर आता है, तो इसके बीच में अगर एंगल है कुछ थीटा, तो जो वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी का वो ये होगा, मान लीजिए ये होगा इसके ए क्रॉस बी के, ये होगा ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर ये दोनों प्लेन है तो ये प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट लें ए के साथ, तो ये जो ए क्रॉस बी आया ना, यानी इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बना, कौन सा बना, ए क्रॉस बी बना। और वो ए क्रॉस बी जो वेक्टर बना वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इसके बीच में भी जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। ठीक, ये 3 डायमेंशनल केस हो गया एक तरह से।
यानी ये एक्स एक्सिस हो गई, ये मान लीजिए वाई एक्सिस होगी और ये जेड एक्सिस होगी, ऐसा मान सकते हैं। ठीक, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस कह लो, ये वाई एक्सिस कह लो, ऐसा माने, और ये जेड एक्सिस कह लो। ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसा ना ही लिखें तो सही रहेगा। बात ये समझ लो आप कि ए क्रॉस बी जो है वो ए के क्या होगा, ए के परपेंडिकुलर होगा। और डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर का मतलब है था कॉस की वैल्यू आती है, यानी ये जो होगा ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर, ठीक है, और उसके बाद ये भी तो वेक्टर है, यानी ये हो जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट को खोल रहे हैं ना, डॉट प्रोडक्ट को खोल रहे हैं तो क्या आएगा कॉस ऑफ एंगल, यानी ए और ए क्रॉस बी में वेक्टर, ए क्रॉस बी और ए में कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। थी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। चलिए एक दो प्रॉब्लम और देते हैं और आज की लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं यहीं पर। ओके 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 चलिए एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम और देख लीजिए। अगर आपके पास मान लो एक वेक्टर है ए, उसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ जो है वो 0 है, और इसी वेक्टर का एक, इसको बी कहते हैं, ए के बाद तो बी आएगा, 0 है, और ए का एक तीसरा वेक्टर है सी, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 है। ओके, अगर ऐसा है तो ए है ना, देन ए इज पैरेलल टू, सॉरी, पैरेलल टू किसके पैरेलल होगा, ए किसके पैरेलल होगा, बी के पैरेलल होगा क्या। मान लीजिए फर्स्ट चॉइस आपकी जो बी, क्या ये सी के पैरेलल होगा, और सी ऑप्शन दे सकते हैं क्या ये बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा, और एक चॉइस और ले सकते हैं या ये ए क्रॉस सी के पैरेलल होगा, बताइए। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, बताएं कि ए डॉट बी 0 है, ए डॉट सी 0 है, तो ए इज़ पैरेलल टू व्हाट, बी सी, बी क्रॉस सी या ए क्रॉस सी, बताइए। ठीक है, चलिए देखिए अब समझिए पहले, अगर ए डॉट बी 0 है इसका मतलब कि इनके बीच में एंगल कितना है, यानी अगर मैं ये लूँ एक एंगल ए है ना, तो डॉट प्रोडक्ट जिसके साथ अगर 0 हो तो वो उसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो होगा वो इसके साथ परपेंडिकुलर होगा बी, ये हो गया। और ए सी के साथ भी परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट का तो ये मतलब होता है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर पैरेलल है। प्रूफ करने के लिए आता है पैरेलल या परपेंडिकुलर, चूज़ करना क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर आपको प्रूफ करना है तो आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पैरेलल प्रूफ करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो वो परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर एक है सी, तो मैं इसको बनाऊँ ये वेक्टर, मान लीजिए कैसे शो करें इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ये हो गया सी वेक्टर, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ए बी के भी परपेंडिकुलर, ए सी के भी परपेंडिकुलर, तो सी जो है ना, देन ए इज़ पैरेलल टू व्हाट, अब ये बताना था। तो ए इज़ पैरेलल बी के पैरेलल तो नहीं हो सकता, सी के पैरेलल भी नहीं हो सकता, बी क्रॉस सी क्या होगा, बी क्रॉस सी का जो वेक्टर आएगा वो कहाँ होगा, वो इसके और इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और वो कौन सा है, वो ए ही तो है, यानी इसका अगर मैं निकालूं है ना क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी का, है ना, तो बी क्रॉस सी इस तरह से गए आप, यानी कर्ल आपकी ऐसे आई और आपका, तो ये जो डायरेक्शन आएगी ना यही वाली आएगी, ये वाली आपकी आएगी बी क्रॉस सी, यानी ए और बी क्रॉस सी एक ही साथ होंगे, पैरेलल होंगे, तो इसका जो चॉइस होगी वो ये वाली होगी। ओके, चलिए वन लास्ट प्रॉब्लम है ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 6। अच्छा, आप प्रूफ कीजिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है आपको, ये प्रूफ करना है कि दोनों मैं अब यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर डॉट बी, यानी ए डॉट बी ना, दो वेक्टर हैं जिसका ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर है ना इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये रिजल्ट है, इसको आपको प्रूफ करना है। प्रूफ कीजिए, करें, ट्राई करें, इसको इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए चेक करें अगर आपने किया है तो। मैं देखिए स्टार्ट करता हूँ ए क्रॉस बी से,
और इसका स्क्वायर। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब हम वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर हम कर सकते हैं, ये बराबर होता है वो, ठीक है। यानी हम इसको कर सकते हैं a क्रॉस b का मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। अब हम a क्रॉस b को खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका a b साइन थीटा n यूनिट वेक्टर और इसका स्क्वायर। अब क्योंकि मॉडुलस लेने से फ़ायदा क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ कि इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए अब तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस थीटा का भी स्क्वायर, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम a b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और a b कॉस थीटा क्या होता है a डॉट b, यानी इसको हम लिख सकते हैं a डॉट b, है ना, और इसका स्क्वायर। तो उसको हम इधर ले आए, यानी ये हमारा था a क्रॉस b का होल स्क्वायर। तो मैं उस टर्म को इधर ले आऊँ तो मैं फिर यहाँ लिख सकता हूँ a क्रॉस b का होल स्क्वायर, और ये प्लस है यहाँ माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा a डॉट b का होल स्क्वायर, बाकी बचेगा क्या a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, दैट इज प्रूव्ड। इंटरेस्टिंग रिजल्ट है यहाँ पर ये भी, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हमारा रहा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और इसकी प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर Enhance Education app and go for the samples of the videos and upgrade your level, and keep hard working to enhance your education. Thank you very much for watching. Thank you.